हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी विथ अरविंद। जैसा कि आपको मालूम ही होगा कि केवीएस की एग्ज़ाम डेट आ गई है, जो 12 फरवरी से 14 फरवरी के बीच केवीएस टीजीटी का एग्ज़ाम होना है। तो इसी बीच में आर्ट का भी एग्ज़ाम होना है, आर्ट टीजीटी, आर्ट एजुकेशन के लिए। तो उससे संबंधित हम आप सभी के लिए प्रागैतिहासिक काल के कुछ पॉइंट्स लेकर आए हैं, जो आप सबकी केवीएस की परीक्षा में बहुत ही महत्वपूर्ण और सहयोगी साबित होंगे। तो चलिए देखते हैं। आज का टॉपिक है हमारा प्रागैतिहासिक काल, प्री हिस्टोरिक एज, खोज संबंधी एवं तथ्य। आज का हमारा टॉपिक है प्रागैतिहासिक काल, प्री हिस्टोरिक एज। इसकी परिभाषा है, प्रागैतिहासिक काल की परिभाषा है वह काल जिसकी कोई लिखित विवेचना न हो, सिर्फ साक्ष्यों एवं प्रमाणों के आधार पर उसकी लिखित विवेचना प्रस्तुत की गई हो, वह प्रागैतिहासिक काल के अंतर्गत आता है। जो जिसकी कोई लिखित साक्ष्य प्राप्त या प्रमाण न हो, वह प्रागैतिहासिक काल के अंतर्गत आता है। तो प्रागैतिहासिक काल की परिभाषा यह है कि कोई लिखित विवेचना न हो, न कोई साक्ष्य हो, प्रमाण के आधार पर उसकी लिखित विवेचना प्रस्तुत की गई हो, वह प्रागैतिहासिक काल के कहलाता है। और जिसकी लिखित विवेचना हो, प्रमाण हो, साक्ष्य हो, वह ऐतिहासिक काल के अंतर्गत आएगा। चलिए देखते हैं। पहला पॉइंट है, सर्वप्रथम प्रागैतिहासिक शब्द का प्रयोग 1851 में डेनियल विल्सन ने किया था। 1851 में डेनियल विल्सन ने अपनी पुस्तक द आर्कियोलॉजी एंड प्रीहिस्ट्रिक एनल्स ऑफ स्कॉटलैंड में किया था। तो प्रागैतिहासिक शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था, यह प्रश्न भी बन सकता है। तो इसका आंसर होगा, डेनियल विल्सन ने अपनी पुस्तक द आर्कियोलॉजी एंड प्रीहिस्ट्रिक एनल्स ऑफ स्कॉटलैंड में 1851 में किया था। अगला पॉइंट है, प्रागैतिहासिक काल को लुबारू महोदय ने सर्वप्रथम 3 भागों में बांटा है। तो प्रागैतिहासिक काल को सर्वप्रथम लुबारू महोदय ने 3 भागों में बांटा है। पहला है पूर्व पाषाण काल या पूर्व पाषाण काल, जिसे इंग्लिश में मेगालिथिक या पेलियोलिथिक एज कहते हैं। इसका जो पीरियड है 50,000 से 25,000 बीसी बिफोर क्राइस्ट। अगला है मध्य पाषाण काल, मेसोलिथिक एज, 25,000 से 10,000 बीसी के मध्य इसका काल या समय है। अगला है नवपाषाण काल, नवपाषाण काल यानी उत्तर पाषाण काल, नियोलिथिक एज, जो 10,000 से 5,000 यानी या 3,000 बीसी बिफोर क्राइस्ट के मध्य इसका पीरियड है। चलिए देखते हैं पूर्व पाषाण काल। इस युग में मनुष्य प्रकृति निर्मित गुफाओं में रहता था। तो पूर्व पाषाण काल का मनुष्य जो था वह प्रकृति द्वारा निर्मित जो गुफाएं थीं उसमें निवास करता था। वह किसी भी प्रकार की भवन संरचना या आर्थिक उत्पादन से अनजान था। वह केवल पत्थर, लकड़ी व हड्डी के मोटे या भद्दे औजार बनाता था। अगला पॉइंट है, पूर्व पाषाण काल से संबंधित भारत में सर्वप्रथम 1863 में रॉबर्ट ब्रूसफुट नामक विद्वान ने प्रस्तर युग के औजारों की खोज की थी, जो मद्रास, चेन्नई के समीप पल्लवरम नामक स्थान पर की थी। तो भारत में सर्वप्रथम प्रस्तर युग के औजारों की खोज किसने की थी, यह प्रश्न बन सकता है ऐसे कुछ इस प्रकार। और भारत में सर्वप्रथम प्रस्तर युग के औजारों की खोज कब हुई थी, तो इस दोनों प्रश्न इस पॉइंट से बन सकते हैं। तो भारत में सर्वप्रथम 1863 1863 में रॉबर्ट ब्रूसफुट नामक विद्वान ने प्रस्तर युग के औजारों की खोज मद्रास, चेन्नई के समीप पल्लवरम नामक स्थान पर हुई थी। इसके बाद अन्य स्थानों से विभिन्न वस्तुएं मिली थी। तो एक यह भी प्रश्न बन सकता है कि भारत में सर्वप्रथम प्रस्तर युग के औजारों की खोज किस स्थान से हुई थी, तो मद्रास या चेन्नई के समीप पल्लवरम नामक स्थान पर हुई थी। अगला पॉइंट है, पूर्व पाषाण काल से भूगर्भ शास्त्रियों के अनुसार दक्षिण भारत का क्षेत्र सबसे प्राचीन माना जाता है।
जो भूगर्भ शास्त्री हैं उनके अनुसार दक्षिण भारत का जो क्षेत्र है वह भारत का क्षेत्र है सबसे प्राचीन माना जाता है, जहां अनेक पुरापाषाणकालीन स्थलों की खोज हुई है। अगला पॉइंट है पुरापाषाण काल युग का मानव दक्षिण भारत में चेन्नई के समीप अंगोला, चिंगेलपुत्त तथा कुडापा क्षेत्र तक सीमित रहा। अगला पॉइंट है पुरापाषाण काल का मानव क्वार्टिजाइट मनुष्य के नाम से जाना जाता है। जो पुरापाषाण काल का मनुष्य है उसे क्वार्टिजाइट के नाम से जाना जाता है या जाना जाता था। तो यह पॉइंट भी हमारा इंपॉर्टेंट है। क्वार्टिजाइट मानव, किस युग के मानव को क्वार्टिजाइट मानव के नाम से जाना जाता था? तो पुरापाषाण काल के जो मनुष्य थे उन्हें क्वार्टिजाइट के नाम से जाना जाता था। अगला पॉइंट है इस युग के मानव की जीविका का मुख्य आधार शिकार था। तो पुरापाषाण युग के जो मनुष्य थे उनकी जीविका का मुख्य आधार शिकार था। अगला पॉइंट है 1978 से 1979 में मध्य प्रदेश के मुरैना जनपद के पहाड़गढ़ सियोरपुर कला के क्षेत्र में करीब 25,000 वर्ष पुराने चित्र अमेरिका के मिशिगन विश्वविद्यालय के प्रोफेसर DPS द्वारिकेश ने खोजे थे। तो मध्य प्रदेश के मुरैना जनपद पहाड़गढ़ सियोरपुर कला क्षेत्र के करीब 25,000 वर्ष पुराने चित्रों की खोज किसने की थी और कब की थी? तो इसका आंसर हो जाएगा 1978 से 1979 में DPS द्वारिकेश द्वारा खोजा गया था। इस चित्रों में शिकार व शिकारी जीवन के मुख्य रूप से केवल गेरू तथा सफ़ेद खड़िया से बनाया गया चित्र है। पुरापाषाण काल की सबसे महत्वपूर्ण खोज जो थी आग थी। पुरापाषाण काल में जो है आग की खोज हुई थी। अगला टॉपिक है मेरा मध्यपाषाण काल। यह युग किसी काल विशेष का संकेत नहीं करता है, किंतु अपितु पुरापाषाण काल के बर्बर जीवन व नवपाषाण काल के सभ्य जीवन के संधि काल वाला समय है। इस संधि काल में मानव ने अपने औजारों को अधिक सुडौल व ज्यामितीय रूप प्रदान किया। इन औजारों को माइक्रोलिथ्स कहा जाता था। जो मध्यपाषाण काल के औजार थे उसे क्या कहा जाता था? तो माइक्रोलिथ्स कहा जाता था। यह हमारे द्वारा लिखी गई नोट्स है जो आप सबकी आगामी परीक्षाओं में बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होंगे। तो इसमें जो है बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदुओं को रखा गया है। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। इस काल के मानव ने मिट्टी के बर्तन बनाने की भी चेष्टा की और कुछ हद तक सफल भी रहा। जो मध्य का पाषाण काल का मनुष्य था या मानव था वह मिट्टी के बर्तन बनाने की चेष्टा की और कुछ हद तक सफल भी रहा है। अगला पॉइंट है, टॉपिक है हमारा नवपाषाण काल। नवपाषाण काल नियोलिथिक एज। इस युग में मानव ने काफ़ी प्रगति की। इस काल के अधिकांश उदाहरण बेल्लारी कर्नाटक के आसपास प्राप्त होते हैं। जो नवपाषाण काल के अधिकांश उदाहरण है वह बेल्लारी कर्नाटक के आसपास प्राप्त हुए हैं। नवपाषाण काल में खोजे गए प्रमुख नवपाषाण काल की प्रमुख खोजें। तो नवपाषाण काल में क्या क्या खोजा गया है वह देखते हैं हम। चलिए नवपाषाण काल में की प्रमुख खोजें। पहला है समूह में रहना। जो नवपाषाण काल के मानव थे वह समूह में रहना या बस्तियों में रहना, बस्तियां बसाना सीख गए थे। दूसरा है चाक का आविष्कार। जो चाक का आविष्कार हुआ है वह नवपाषाण काल में हुआ है। तीसरा पहिए का आविष्कार। पहिए का आविष्कार भी नवपाषाण काल में हुआ है। नाव की खोज। नाव की खोज भी नवपाषाण काल में हुई है। कृषि कार्य का प्रारंभ। जो नवपाषाण काल का मनुष्य था, मानव था, वह कृषि कार्य करना प्रारंभ कर दिया था नवपाषाण काल में। अगला पॉइंट है धातु की खोज। जो नवपाषाण काल का मनुष्य था वह धातु की खोज की थी। पशुपालन, औजारों को पालिश करना, बर्तन बनाना, यह सभी नवपाषाण काल की प्रमुख खोजें हैं। जैसे कि सबसे महत्वपूर्ण है
बस्तियों में रहना, चाक का आविष्कार, पहिए का आविष्कार, नाव की खोज, कृषि कार्य, धातु की खोज, पशुपालन, औजारों को पालिश करना, बर्तन बनाना, यह सभी खोजें जो है नवपाषाण काल की हैं। परंतु जो आगे की खोज है वह पुरापाषाण काल की है। पुरापाषाण काल में आग की खोज हुई थी। अगला पॉइंट है मनुष्य ने, नवपाषाण काल का यह पॉइंट है, मनुष्य ने सर्वप्रथम तांबा कॉपर धातु का प्रयोग किया तथा मनुष्य द्वारा बनाया जाने वाला प्रथम औजार कुल्हाड़ी है। तो हमारे थंबनेल में जो कुल्हाड़ी चित्र है दिखाया गया है तो वह नवपाषाण काल का के मानव द्वारा निर्मित किया गया प्रथम औजार कुल्हाड़ी है। मनुष्य ने सर्वप्रथम तांबा कॉपर धातु का प्रयोग किया था तथा मनुष्य द्वारा बनाया जाने वाला प्रथम औजार कुल्हाड़ी है। अगला पॉइंट है कृषि का प्रथम उदाहरण बलूचिस्तान में स्थित मेहरगढ़ से प्राप्त हुआ है। जो नवपाषाण काल का मानव है वह कृषि कार्य करना प्रारंभ कर दिया था, खेती करना प्रारंभ कर दिया था और इसका प्रथम उदाहरण जो है बलूचिस्तान के मेहरगढ़ से प्राप्त होता है। अगला पॉइंट है यह बहुत इंपॉर्टेंट है, कुलडीवा। कुलडीवा इलाहाबाद, जो अब प्रयागराज के नाम से जाना जाता है इलाहाबाद, तो कुलडीवा प्रयागराज या इलाहाबाद से चावल के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त होते हैं। अगर प्रश्न आ जाए कि चावल के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त होते हैं, कुलडीवा इलाहाबाद से प्राप्त होते हैं। अगला पॉइंट है कृषि के लिए अपनाई गई सबसे प्राचीन फसल कौन सी है। तो जो प्रागैतिहासिक काल के मानव थे उन्होंने कृषि के लिए सबसे प्राचीनतम फसल कौन सी अपनाई थी, तो जौ और गेहूँ। गेहूँ और जौ जो है वह सबसे प्राचीनतम फसल है। अगला पॉइंट है भारत में मनुष्य संबंधी पहला प्रमाण नर्मदा घाटी से प्राप्त होता है। अगर भारत की बात की जाए तो भारत में मनुष्य या मानव संबंधी पहला प्रमाण जो है नर्मदा नदी घाटी से प्राप्त होता है। अगला पॉइंट है विश्व का प्रथम मानव प्राइमेट्स या जावा था। विश्व का जो प्रथम मानव था प्राइमेट्स या जावा था। अगला पॉइंट है नवपाषाण काल में मनुष्य का प्रथम पालतू पशु कुत्ता था। तो मानव का प्रथम पालतू पशु कौन सा था, तो कुत्ता था। अगला पॉइंट है कश्मीर के बुर्ज होम से गर्तावास गड्ढा घर के साक्ष्य मिलते हैं जिसमें नीचे उतरने के लिए सीढ़ियाँ होती थीं। अब चलिए देखते हैं अगला टॉपिक है खोज संबंधी तथ्य। पहला पॉइंट है सन 1865 ईस्वी में HV वाइने को गोदावरी नदी के किनारे पायथान नामक स्थान से एक फासिल तीर सीधा करने का यंत्र प्राप्त हुआ था। अगर प्रश्न आ जाए कि तीर सीधा करने का यंत्र यानी फासिल की खोज कब और किसने की, 1865 ईस्वी में HV वाइने ने गोदावरी नदी के किनारे पायथान नामक स्थान पे तीर सीधा करने का यंत्र, जिसे फासिल भी कहा जाता है, प्राप्त हुआ था। अगला पॉइंट है भारत में प्रागैतिहासिक काल के शिला चित्रों की खोज का श्रेय आर्चिबाल्ड कार्लाइल तथा जॉन कॉकबर्न को जाता है। तो भारत में प्रागैतिहासिक काल के शिला चित्रों की खोज किसने की है, आर्चिबाल्ड कार्लाइल तथा जॉन कॉकबर्न ने की है। अगला पॉइंट है कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से हम आप सभी के लिए टाइप नहीं करवा पा रहे हैं या कर पा रहे हैं, तो इसके लिए क्षमा चाहते हैं। अभी जो है फिलहाल आप सभी के लिए हस्तलिखित नोट्स जो हमारे द्वारा तैयार की गई है आप सभी के लिए उपलब्ध कराई जा रही है। आप सबको कैसी लग रही है यह नोट्स या क्लास, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए देखते हैं अगला पॉइंट है मिर्ज़ापुर उत्तर प्रदेश के निकट विंध्यवर्ती क्षेत्र में कैमूर की पहाड़ियों में अंकित शिला चित्रों का परिचय 1880 में कार्लाइल को मिला। मिर्ज़ापुर उत्तर प्रदेश के निकट विंध्य पर्वत क्षेत्र में कैमूर की पहाड़ियों में अंकित शिला चित्रों का परिचय जो है 1880 में कार्लाइल को मिला, किंतु उन्होंने इसका विवरण प्रकाशित नहीं कराया। केवल 1883 में इसकी सूचना प्रकाशित की। इन्होंने इसका विवरण जो है प्रकाशित नहीं कराया, परंतु इसकी सूचना प्रकाशित की 1883 में। तो अगर बात की जाए विंध्य पर्वत श्रेणी के कैमूर पहाड़ियों के जो शिलाचित्र अंकित हैं उसकी खोज कब और किसने की, तो 1880 में कार्लाइल ने की थी। अगला पॉइंट है काकबर्न ने अपने शोध
का सचित्र वैज्ञानिक विवरण जर्नल ऑफ एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल में 1883 में प्रकाशित करा दिया। काकबर्न जो थे, इन्होंने अपने शोध पत्र का सचित्र वैज्ञानिक विवरण जर्नल ऑफ एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल में 1883 में प्रकाशित करा दिया था। अगला पॉइंट है, इसके साथ ही गैंडे के आखेट के चित्र की एक रेखानुकृति भी प्रकाशित की। यह चित्र घोड़मंगर से प्राप्त हुआ था। तो काकबर्न जो है, गैंडे के आखेट के चित्र की एक रेखानुकृति प्रकाशित की थी। यह चित्र जो है घोड़मंगर से प्राप्त हुआ था या हुआ है। गैंडे के आखेट, अगर प्रश्न आ जाए गैंडे का आखेट के चित्र कहाँ से प्राप्त हुआ है, तो घोड़मंगर से। अगला पॉइंट है 1889। अगला पॉइंट है, सन 1889 में काकबर्न का दूसरा लेख जर्नल ऑफ द रॉयल एशियाटिक सोसाइटी में प्रकाशित हुआ था। तो इसमें भी ये दो प्रश्न बन सकते हैं, जैसे काकबर्न का पहला लेख कब प्रकाशित हुआ और काकबर्न का दूसरा लेख कब प्रकाशित हुआ। तो इनका पहला लेख जो है 1883 में प्रकाशित हुआ था और दूसरा लेख 1889 में जर्नल ऑफ द रॉयल एशियाटिक सोसाइटी में प्रकाशित हुआ। इसमें भल्डरिया, लोहरी, लिखुनिया के गुफा चित्रों की अनुकृतियां भी प्रकाशित हुई हैं। तो अगला पॉइंट है, काकबर्न के अनुसार सर्वश्रेष्ठ चित्रण कैमूर के दक्षिणी श्रेणी के शिला चित्रों में हुआ है। अगर बात की जाए काकबर्न के अनुसार सर्वश्रेष्ठ चित्रण कैमूर के दक्षिणी श्रेणी के शिला चित्रों में हुआ है, तो मिर्जापुर में सर्वश्रेष्ठ चित्रण कहाँ पर हुआ है, तो कैमूर के दक्षिणी श्रेणी के शिला चित्रों में हुआ है सर्वश्रेष्ठ चित्रण। अगला पॉइंट है, 1892 में एफ फासेट ने बेल्लारी तथा 1901 में वायनाड एडक्कल शिला चित्रों का विवरण प्रकाशित किया या खोज की थी। तो अगर बात की जाए बेल्लारी की खोज कब और किसने की, तो 1892 में एफ फासेट ने की थी और वायनाड एडक्कल की खोज 1901 में एफ फासेट द्वारा ही की गई थी। तो यह थी आज की क्लास जो प्रागैतिहासिक काल से संबंधित थी। आप सबकी आगामी परीक्षा यूपीटीजीटी, पीजीटी, केवीएस आदि परीक्षाओं में बहुत ही महत्वपूर्ण एवं सहयोगी साबित हो। हमारी शुभकामनाएं आप सभी के साथ है कि आप सब अपने लक्ष्य को प्राप्त करें। तो कैसी लगी आज की क्लास, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।